डॉक्टर नीरजा शर्मा, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज मैं आपको समाजशास्त्र विषय में बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र में भारत में महानगर एवं उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दूंगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको महानगर किसे कहते हैं इसके बारे में और भारत में महानगर की विशेषताओं के बारे में बताया था। भारत में महानगर की विशेषताओं के बारे में मैं और आपको बताने आगे जा रही हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत में जो औद्योगिकीकरण हुआ और नगरीकरण का तेज़ी से विकास हुआ, उससे वर्तमान में महानगरों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई। और ये हमें देखने को भी मिल रहा है कि दिन पे दिन जो है महानगरों का विकास होता जा रहा है। नए नए महानगर जो है वो बन रहे हैं। 1951 की जनगणना में केवल मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली एवं बेंगलुरु, ये 5 महानगर थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। 1971 में की जनगणना में वो 5 से बढ़ के 46 हो गए महानगर, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। 1971 से 2011 के बीच में जनगणना में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर थे वो 46 हैं और उनमें 14 नगरों की जनसंख्या 20 लाख से भी ज़्यादा है। और उसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद की जनसंख्या अगर हम देखें तो वो 50 लाख से भी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो मुंबई तथा दिल्ली की जनसंख्या तो अगर हम देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। और हो सकता है अगली जनगणना में 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाले कुछ और शहर भी शामिल हो जाएं। महानगरों की जनसंख्यात्मक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संरचना के आधार पर हम इनकी विशेषताओं को समझ सकते हैं। सबसे पहले जनसंख्या का आकार तथा घनत्व के आधार पर 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले नगरों को हम महानगर की श्रेणी में रख सकते हैं। तो यूरोप में उन्हीं क्षेत्रों को महानगर के अंतर्गत माना जाता है जहां पे प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2000 से अधिक होता है। लेकिन हमारे देश में जो जनसंख्या है वो यूरोप की तुलना में बहुत अधिक है। तो हमारे यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व महानगरों में 4000 से लेके 11000 तक है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पे भारत में 4000 से 11000 तक के जनसंख्या घनत्व वाले जो नगर हैं उनको महानगरों की श्रेणी में हम शामिल कर सकते हैं। अनेक नगरों के बीच में केंद्रीय स्थिति, कुछ नगर ऐसे होते हैं जो भौगोलिक दृष्टि से अन्य नगरों के केंद्र में बसे होते हैं, यानी उन नगरों उस नगर के चारों तरफ आसपास जो है और कई छोटे नगर और कस्बे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो केंद्रीय नगर है वहाँ पे ग्रामीण और नगरीय और कस्बी क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ने लगती है और ऐसे स्थानों की आर्थिक संसाधन एवं विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाओं को उपलब्ध करने में उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है, जो केंद्रीय नगर होगा उसकी। तो स्वाभाविक रूप से महानगरों के जो चारों ओर स्थित नगर है या उसके आसपास हैं वो दूसरे नगरों की व्यापारिक और सांस्कृतिक विशेषताएं महानगर से प्रभावित होती हैं और यह नगर की अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महानगरों की ओर ही उन नगरों की भी दृष्टि होती है। बहुउद्देशीय उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय, सभी महानगर उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। यहाँ उत्पादन केवल आधी अपनी आवश्यकताओं के लिए ही नहीं होता है वरन अन्य नगरों की मांग की भी पूर्ति की जाती है। तो स्वाभाविक रूप से महानगर जो है व्यावसायिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। तो वहाँ जो छोटे शहरों के फुटकर व्यापारी हैं वो सब जो हैं अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं जो होती है बेचने की, वो बड़े व्यापारी, थोक व्यापारियों एवं वितरकों से खरीदने के लिए आते हैं।
है ना। तो इससे के कारण क्या होता है कि पूंजी का संचयन महानगर में बढ़ जाता है और नए नए व्यवसायों का भी उद्भव होता है वहाँ पे। तो रोजगार के भी नए साधन उपलब्ध होते हैं, जिससे अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा प्राप्त होती है। परिवहन व संचार की उन्नत व्यवस्था। अधिकांशतः जितने भी महानगर हैं हम देखें, खास करके जो वैश्विक नगर है महानगर के साथ साथ, वो रेल मार्ग से भी जुड़े हुए हैं, देश के अन्य भागों से सड़क मार्ग से भी जुड़े हुए हैं और वायु मार्ग से भी जुड़े हुए हैं, और आपस में भी ये महानगर एक दूसरे से इन सभी मार्गों से जुड़े हुए हैं। तो इसके कारण वहाँ के लोगों को, आने वाले लोगों को भी मतलब कि संचार के साथ मतलब परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और वहाँ से जाने वाले लोगों को भी आसानी से परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे संचार के साधन भी जो हैं वो है, बैंकिंग है, व्यापारिक सुविधाएं हैं, वे सब भी उन्नत होती है। इस कारण व्यक्ति का समय एवं श्रम बचता है। राजनीतिक व सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र। यहाँ जो है उस जिस क्षेत्र में वो महानगर बसा होता है उस क्षेत्र की राजनीति का संचालन भी होता है। इस कारण नगर की राजनीति के संस्कृति के केंद्र बन जाते हैं। यहाँ के लोगों को सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन भी राजनीति से प्रभावित होते हैं। उप क्षेत्रों में विभाजन। महानगर का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होता है और जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, तो स्वाभाविक रूप से वो बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तार होता है उसका। तो महानगर को कई उप क्षेत्रों में जो है वो विभाजित करते हैं। इन क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकसित यातायात के साधन आवश्यक हैं, ओवरहेड पुलों का निर्माण आवश्यक है। और अगर आप देखें तो मुंबई में जो है लोकल रेल सेवा के द्वारा भी जो क्षेत्र हैं या उप महानगर हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से दिल्ली में मेट्रो ट्रेन्स और कलकत्ता में ट्राम्स, तो ये सब जो हैं ये वहाँ के लोगों के संचार के साधन उनको उपलब्ध होते हैं, जिससे कि वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसानी से परिवहन कर सके और अपने कामकाज के लिए आ जा सके। परिस्थितिकी विशेषीकरण। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैरिस और अल्मेन ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ सीरीज में ये कहा है कि महानगर में रहने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य में विशेष योग्यता विकसित करके अपनी आजीविका के साधन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। या हम ये कह सकते हैं कि महानगर में हमें श्रम विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हैरिस के अनुसार नगर के केंद्र भाग में फुटकर व्यापारिक संस्थान होते हैं, अन्य दिशाओं में थोक विक्रय का काम किया जाता है, वहीं बाहरी भाग में निम्न आर्थिक श्रेणी के लोग निवास करते हैं। इस प्रकार से इसके क्षेत्र बटे हुए होते हैं। श्रम शक्ति की व्यापकता। महानगरों में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ऐसे श्रमिक अपने अलग अलग संगठन बनाते हैं एवं कभी कभी राजनीतिक दलों द्वारा प्रोत्साहन भी उनको दिया जाता है। इस कारण नियोक्ता एवं श्रमिकों के मध्य कई बार संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक एवं स्थानीय गतिशीलता। महानगर में छोटे नगरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं और वो अपनी आजीविका के लिए आते हैं और समय समय पे अपना निवास एवं कार्य क्षेत्र बदलते रहते हैं। नगरीय नियोजन तथा विकास। महानगरों में क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, तो उस नगर को विकसित रूप देने के लिए, एक नियोजित रूप देने के लिए महानगर विकास प्राधिकरण होता है और वह वहाँ के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ये सब विशेषताएं हमें महानगर की देखने को मिलती है।